Hello and welcome to An Academy classes. Today we have to discuss about the most important topic US versus वेनेजुएला। तो आप लोगों ने देखा कि अमेरिका ने 3 जनवरी की रात में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम में वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया। तो दोस्तों ये कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं है। यह जो है इससे पहले पनामा के साथ भी 1989 में यह घटना हो चुकी है। तो दोस्तों इस आज का ये जो टॉपिक है आपके आने वाले अभी जो इंटरव्यू गाइडेड प्रोग्राम है बीपीएससी, यानी यह बीपीएससी के इंटरव्यू में भी यहां से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इसके साथ साथ बीपीएससी मेंस में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इस टॉपिक में जितनी भी बातें हैं, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग इस वेनेजुएला को ज्योग्राफी से भी जोड़ेंगे, यानी ज्योग्राफी थ्रू मैप। तो देखेंगे कि वेनेजुएला कहां अवस्थित है, वेनेजुएला की क्या स्थिति है, इसके अगल बगल कौन से देश हैं, यानी नेबरहुड कंट्रीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेनेजुएला, यहां पर मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऑल थिंग्स डिस्कस अबाउट वेनेजुएला ज्योग्राफी थ्रू मैप, यानी यहां पर कौन सी लेक्स पाई जाती है, कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, माउंटेन कौन से हैं, इन सब का डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि इस समय यह टॉपिक इतना ज्यादा चर्चा में है कि ये आपके आगामी बीपीएससी के इंटरव्यू में निश्चित रूप से यहां से प्रश्न बनेगा। तो इसे आप लोग एक एक सारे जो है स्टेप बाय स्टेप कि यह अटैक कब हुआ, इस अटैक के क्या निहितार्थ हैं, इस अटैक का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस अटैक की वजह से और कंट्रीज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके साथ साथ हमारे भारत पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, भारत यहां पर किस प्रकार अपनी कूटनीति का प्रयोग, अपनी डिप्लोमेसी को यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा है। तो इन सब बातों की चर्चा हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि यह जो टॉपिक है, यानी इस ऑपरेशन का नाम जो रखा गया है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। यहां पर पिक्चर दिख रहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप जी। इस बार डोनाल्ड ट्रंप यानी 2.0 कुछ नए कलेवर के साथ आए हुए हैं और ये लगातार कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। और इस तरह से ये अपने पड़ोसी मुल्क वेनेजुएला, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वेनेजुएला में आधी रात सैनिक कार्रवाई, यानी जल स्थल वायु सभी चीजों का प्रयोग करके 150 से अधिक इन्होंने जो है फाइटर प्लेन का प्रयोग किया और इस तरह से अमेरिका के वेनेजुएला के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। और ये सारी चीज जो ये घटनाक्रम हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा के एक स्थान पर बैठ करके पूरा वॉच आउट कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका अभी भी क्या है, इसकी क्या स्थिति है, यह क्यों वेनेजुएला पर इस तरह का अटैक किया, इसके क्या कारण हैं, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। तो दोस्तों यहां पर पहला जो संदर्भ है कि 3 जनवरी की रात को अमेरिका ने इस वेनेजुएला पे, ये देख सकते हैं वेनेजुएला है, इसकी राजधानी काराकस है। हालांकि अभी हम इतना ही जानते रहिए, लास्ट में इसकी पूरी मैपिंग मैं कराऊंगा, फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैपिंग
एक एक करके हम लोग ज्योग्राफी के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे। यहां पर बात ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऑपरेशन, देखिए अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व शुरू किया और इस तरह से इन्होंने वेनेजुएला के कई स्थानों को टारगेट किया, वहां पर अटैक किया और इस तरह से अमेरिका, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया। और यह घटना के बाद पूरा विश्व स्तब्ध रह गया। तो आगे हम लोग जानेंगे कि इस पर जो है विश्व की क्या प्रतिक्रिया रही है। तो मिक्स्ड सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो विश्व की प्रतिक्रियाओं को भी हम लोग देखेंगे और इसके साथ साथ भारत पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, भारत वेनेजुएला का जो ट्रेड है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन सब बातों की जिक्र हम लोग करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस हमले में यह देख सकते हैं कि पोर्ट ला ग्वायरा एंड ला कार्लोटा, ये देख रहे हैं ना, ये एयरपोर्ट, एंटिनास एल वाल्कन एंड फ्यूर्टे ट्यूना, इन सब स्थानों पर कार्रवाई की गई। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमला किया है अमेरिका ने वेनेजुएला पर, हमला करने के पीछे क्या कारण है, उस कारण को इन्होंने बताया है कि द यूनाइटेड स्टेट हैज साइटेड माइग्रेशन, ड्रग्स एंड नारकोटिक्स, टेररिज्म। ये तीन बड़े कारणों को अमेरिका बता करके वेनेजुएला पर अटैक किया है। वो क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रवासन, ड्रग्स एंड नार्को टेररिज्म। यह तीन बातों का अमेरिका यानी वेनेजुएला के ऊपर एलिगेशन लगाया है। किसने, अमेरिका ने। तो समझिएगा बात को एक एक करके। और दोस्तों ये कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं है। 37 वर्ष पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पनामा में भी इस तरह का ऑपरेशन जस्ट कॉज, याद रखेंगे इसका क्या नाम है, ऑपरेशन जस्ट कॉज, जिसमें नोरिएगा को पकड़ा और उस पर अमेरिकी अदालत में ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप में मुकदमा चलाया गया। तो इस तरह से यह आरोप लगाया गया और यहां पर यह जो अटैक हुआ, इस अटैक में अमेरिका ने, यहां पर देख सकते हैं कि एयर, ग्राउंड एंड सी, यानी हवा, जमीन और समुद्र, तीनों माध्यम से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया। मोर देन 150 एयरक्राफ्ट, मैंने आपको बताया था जैसा कि इंक्लूडिंग F-22, 35, इन सब का प्रयोग किया। इसके साथ साथ न्यूमरस ड्रोन्स का भी इसने प्रयोग किया और इस तरह से ला कार्लोटा, ग्वायरा, इन सब पर जो है अटैक किया और इस तरह से हमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में उन्हें रखा गया। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर बात आती है कि अमेरिका ने किस आधार पर, देखिए अब यहां पर प्रश्न बनेगा, आपसे प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने किस आधार पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया या वेनेजुएला पर अटैक किया। तो सबसे पहला कारण है क्या, यहां पर प्रवासन संकट का इन्होंने नैरेटिव पेश किया। यानी इनका यह कहना है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब का, इन्होंने बार बार वेनेजुएला को अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर बढ़ते प्रवासन से जोड़ा है। यानी अमेरिका ने बार बार कहा है कि ये जो अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर प्रवासन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है और ये जो गिरती जा रही है इसके पीछे क्या कारण है, इसका भी मैं डिस्कस करूंगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है यह आपको कि देख सकते हैं
कि 2013 से ही 2013 से अनुमानित 8 मिलियन वेनेजुएला के लोग 8 मिलियन वेनेजुएला के लोग क्या हुआ है, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। यानी वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अमेरिका ने इसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। इवन मैंने आपको अभी अभी आगे आगे चर्चा करूंगा कि भारत भी अमेरिका ये वेनेजुएला से पेट्रोलियम आयात करता था, लेकिन प्रतिबंध के बाद धीरे धीरे भारत और वेनेजुएला के बीच यह व्यापार घटता चला गया। तो वेनेजुएला की स्थिति इतनी ज्यादा वहां इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, जिसकी वजह से लोग देश छोड़कर भागने लगे और ज्यादातर यह लैटिन अमेरिका देशों में चले गए। और इसलिए ट्रंप हैज एक्यूज द मादुरो, यानी ट्रंप ने एक्यूज किया मादुरो को गवर्नमेंट एंड एम्पटिंग आउट प्रिजन एंड मेंटल इंस्टीट्यूशन, यानी जेलों और शरणार्थी शिविरों को खाली करने और कैदियों को अमेरिका में पलायन करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। किसके ऊपर? निकोलस मादुरो के ऊपर। हालांकि वेनेजुएला की कैपिटल कराकस है। कराकस सरकार ने इस पर आपत्ति जताई कि ऐसा कुछ भी वेनेजुएला ने नहीं किया है। सिरे से डोनाल्ड ट्रंप के इस मुद्दे को, इस बात को नकारते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने माइग्रेशन को भी बड़ा मुद्दा मानते हुए वेनेजुएला पर अटैक किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो है ड्रग्स एंड नार्को टेररिज्म। यहां पर आप देख सकते हैं ड्रग्स का, बड़े बड़े ड्रग्स पैडलर होते हैं और इसका इंपैक्ट अमेरिका के युवाओं पर, खासकर 18 वर्ष से लेकर के 49 ईयर के बीच के लोगों में ड्रग्स का चलन इतना तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहां पर आप लोग सुन रहे होंगे अमेरिका ने ट्रेन डे अरागुआ और कार्टेल डे लॉस सोल्स, इन सब संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यानी विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह एलिगेशन लगाया है कि ये जो कार्टेल डी लॉस सोल्स है, इसका नेतृत्व खुद निकोलस मादुरो कर रहे हैं। सोचिए, बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। और यही कारण है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है। अब बात आती है, यहां पर देख सकते हैं कि वाशिंगटन का ये जो तर्क है कि वेनेजुएला कोकीन के लिए एक ट्रांजिट के रूप में वेनेजुएला का यूज हो रहा है। यानी कोकीन रूट है और इसमें अमेरिका में फैंटानिल संकट। अब दोस्तों इसीलिए मैंने फैंटानिल दे दिया। मान लीजिए कि इंटरव्यू में फैंटानिल संकट सीधे पूछ लेगा कि फैंटानिल क्या है। तो फैंटानिल से यह कहा जाता है कि 1 किलोग्राम फैंटानिल 5 लाख युवकों को मार सकती है अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो अमेरिका में ऐसे बहुत सारे हादसे देखने को मिल रहे हैं कि ड्रग के ओवरडोज से युवाओं की मृत्यु हो रही है। तो ये फैंटानिल संकट, बीच बीच में अमेरिका ने चीन के ऊपर भी आरोप लगाया है। तो इस तरह से अभी जो है वेनेजुएला को टारगेट करते हुए फैंटानिल की समस्या को बताया कि फैंटानिल संकट में यह योगदान दे रहा है वेनेजुएला भी। तो इस तरह से आपने देखा कि माइग्रेशन, ड्रग्स जैसे फैंटानिल जैसे, और नार्को टेररिज्म, यह वेनेजुएला में बहुत तेजी से बढ़ चुका था। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे अटैक किया। तो क्या वास्तव में यही कारण है? आगे अभी बहुत सारी बातें देखने को मिलेंगी, तो परत दर परत खुलता चला जाएगा। बस धैर्य रख करके सुनिएगा, सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो यहां पर जो बात की जा रही है फैंटानिल, तो फैंटानिल क्या है? फैंटानिल जो है ऑक्सीकोडोन, मार्फिन और हेरोइन सहित ओपियोइड
दवाओं का एक वर्ग है, जो यहां पर देख सकते हैं ना, अफीम सुना होगा आप लोगों ने। अफीम के पौधे में पाए जाने वाला ये प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होता है, ठीक। और ये दर्द से राहत करता है। एज ए युवा लोग इसको ड्रग्स के रूप में यूज करते हैं। तो जो फैंटानिल है अत्यंत शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियोइड्स है, यानी यह जो है extremely potent synthetic opioid that is approximately 100 times more than powerful। यानी जो दर्द निवारक है, सॉरी, जो दर्द निवारक मॉर्फिन है उससे 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो यह जो है फैंटानिल के बारे में भी जानते रहिएगा। अमेरिका इस संकट से जूझता रहता है। अब इस सब जो एलिगेशन वेनेजुएला पर लगा करके अटैक किया गया, तो वेनेजुएला की क्या प्रतिक्रिया थी? तो वेनेजुएला का जो रिस्पांस था, जवाब था, तो वेनेजुएला सरकार ने सभी आरोपों को खारिज कर दी है और उसका कहना है कि अमेरिका माइग्रेशन या नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के बजाय सरकार बदलने को सही ठहराने के लिए ड्रग्स के खिलाफ युद्ध का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहा है। तो यह वेनेजुएला सरकार का कहना था। अब यहां पर बात यह आती है, आप देख सकते हैं कि वेनेजुएला में इस घटना को लेकर के भारत की में डायलेमा की स्थिति बनी हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई के बाद भारत की कूटनीतिक दुविधा, यानी इंडियाज डिप्लोमैटिक जो डायलेमा है आफ्टर यूएस अटैक ऑफ वेनेजुएला। तो ये देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में अमेरिकी जो हमले की घोषणा करता है, तो भारत को वाशिंगटन के एक तरफा कदम और नई दिल्ली के नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और गैर हस्तक्षेप के लिए लंबे समय से चले आ रहे समर्थन के बीच फंसा दिया है। भारत आमतौर पर दूर के संघर्षों पर टिप्पणी करने से बचता है। यानी ये इन दोनों का, हालांकि भारत के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दे करके गए हैं, नैम, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कूटनिरपेक्ष आंदोलन। यहां पर भारत अपनी तटस्थवादी नीति भी अपना सकता है। लेकिन ग्लोबल साउथ की बात की जा रही है, तो ग्लोबल साउथ में भारत एक मुख्य लीडर के रूप में है। तो ऐसे में ग्लोबल साउथ के देशों ने, देश अपेक्षा कर सकते हैं कि भारत यहां पर किस तरह के निर्णय लेगा। भारत को यहां बहुत ही ज्यादा फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है। बहुत ही उत्साह में गलत कदम नहीं उठाना है। ऐसे में डिप्लोमेटिक डायलेमा की स्थिति भारत के साथ बनी हुई है। तो इस तरह से कई देश भारत से अंतरराष्ट्रीय कानून संप्रभुता पर जोर देने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल साउथ की बात की जा रही है। तो ग्लोबल साउथ में भारत की जो उपस्थिति है, जो भारत की स्थिति है, वो काफी अच्छी मानी जाती है। तो यह जो है यहां पर भारत के लिए थोड़ा सा दुविधा की स्थिति है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका भारत के संदर्भ में अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप इस बार, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री के बहुत ही अच्छे मित्रों में से जाने जाते थे, लेकिन इस बार जो ट्रंप 2.0 आया हुआ है, यह जिस तरह के डिसीजन ले रहा है वो भारत के हित में नहीं है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि 50% का टैरिफ लगाया। तो यहां पर भारत और अमेरिका 50% अमेरिकी टैरिफ के बाद तनाव के बीच, जो भारत और अमेरिका के बीच जो बाइलेटरल ट्रेड है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विपक्षीय व्यापार। तो ये जो बाइलेटरल ट्रेड है, समझौतों पर बातचीत अभी भी चल रही है और जिसमें रूस से तेल खरीदने के कारण
भारत पर 25% की पेनाल्टी लगी हुई है। यानी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। यानी भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे नहीं खरीदेगा, यह निर्णय अमेरिका लेगा। अमेरिका क्यों पेनाल्टी लगा रहा है, यह सोचने का विषय है। भारत को यहां पर बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने का जरूरत है। नहीं तो ग्लोबल साउथ का हेड होने के नाते ग्लोबल साउथ में भारत की एक महत्वपूर्ण पकड़ है। तो ऐसे में ग्लोबल साउथ के देश यह अपेक्षा रखेंगे कि भारत इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले और अपनी प्रतिक्रिया दे। लेकिन भारत को अपने कूटनीतिक दांवपेच का प्रयोग करते हुए बहुत ही संयम बरतना होगा। तो भारत ने आयात कम किया है रूस के साथ, लेकिन उसे लगता है कि उसे निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका उसी तरफ चीन और यूरोप के खिलाफ ऐसे कदम नहीं उठा रहा है, लेकिन भारत के साथ कदम उठा रहा है। तो भारत इस वेनेजुएला की घटना के बाद से थोड़ा सा भारत के लिए चिंता का विषय है। तो इस पर जो है भारत को बराबर पैनी नजर रखनी होगी और किसी भी तरह के स्टेटमेंट से बाज आना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तनाव जो है बना हुआ है। अब बात आती है कि ये तो अमेरिका और भारत का रुख है। ऐसे में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसका क्या कहना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो एडवाइजरी जारी की है, तो उनका ये कहना है कि भारतीयों से ये कहा गया जा रहा है कि बहुत ही जरूरी हो तभी यात्रा करे वेनेजुएला की। तो वेनेजुएला की यात्रा करने से बचे, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एडवाइजरी जारी की है। और इस तरह से काराकस में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने का आग्रह किया है। यानी जो भी भारतीय वेनेजुएला में रह रहे हैं वो दूतावास से संपर्क करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, जरूरी हो तभी यात्रा करें। इस तरह से प्रमुख G20 देशों की तरफ से बहुत ही धीमी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऐसे में भारत को बहुत ही संभल करके स्टेटमेंट देना होगा। तो अमेरिका भारत के बीच जो चल रही बातचीत को देखते हुए नई दिल्ली बयान जारी करने में जल्दबाजी नहीं कर रहा है और यही करना भी चाहिए, क्योंकि इस समय मामला बहुत सेंसिटिव है। ऐसे में भारत को बहुत ही कूटनीतिक पहल के तहत ही काम करना होगा। अब बात आती है कि भारत का जो वेनेजुएला को लेकर के क्या है, भारत और वेनेजुएला के बीच में किस प्रकार का ट्रेड होता है। तो इंडिया वेनेजुएला का जो रिलेशंस है तो संबंध, लेकिन लिमिट है, यानी लिमिटेड रिलेशन है। हाँ, लिमिटेड बट हिस्टोरिकल, यानी सीमित है लेकिन ऐतिहासिक है। क्यों? क्योंकि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा आधारित व्यापार होता है। यानी भारत वेनेजुएला से काफी तेल आयात किया था, लेकिन अमेरिका ने जब प्रतिबंध लगाया, देख रहे हैं ना, अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद आप देख सकते हैं कि 2019-20 में 6,397 यानी $6,397 मिलियन था अमेरिकी डॉलर, और 2021 में यह घट करके 1271 हो गया और 21-22 में यह घट कर 424, देख रहे हैं ना, $89 मिलियन हो गया और 22-23 में 431, प्रतिबंधों के बाद देख सकते हैं 253 मिलियन, यानी आयात आप देख सकते हैं ये है, ये टोटल व्यापार है। और आपको बता दें कि 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस समय ह्यूगो चावेज, बहुत ही चर्चित नाम है वेनेजुएला का, वो कभी भी अमेरिका के सामने नहीं झुके। वह भारत की यात्रा पर आए थे। इवन ह्यूगो चावेज की मृत्यु के समय भारत की तरफ से सचिन पायलट को, क्योंकि वह भी मंत्री थे उस समय यूपीए सरकार में, उनको भेजा गया था। और अभी जो है हाल ही में
जयशंकर प्रसाद और निर्मला सीतारमण, इन्होंने भी वेनेजुएला से पिछले कुछ वर्षों में संपर्क किया था। तो कहने का मतलब है कि वेनेजुएला और भारत के बीच संबंध ठीक ठाक रहे हैं, लेकिन अब ध्यान रखना है कि अमेरिका एक तरफ और एक तरफ वेनेजुएला है, तो आप किसको चुनोगे? जाहिर सी बात है अमेरिका को चुनेंगे। तो यहां पर बहुत ही सावधानी भरा कदम उठाना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक जो है रोल यहां पर निभाना पड़ेगा। अब ऐसे में यह देख सकते हैं कि जमीन पर दांव कम लेकिन सिद्धांत ऊंचे हैं, यानी लो स्टैक ऑन ग्राउंड, हाई स्टैक ऑन प्रिंसिपल। यानी हमारे मात्र जो है यहां पर देख सकते हैं वेनेजुएला में भारत की जो प्रवासी आबादी है बहुत कम है, 100 से भी कम भारतीय हैं। तो ऐसे में भारत को इतना पेन लेने की आवश्यकता नहीं है और भारत को बहुत ही शांतिपूर्वक कूटनीतिक प्रयास, अमेरिकी दखलंदाजी को लेकर चिंताएं भारत की कूटनीति के लिए इस मुद्दे के महत्व को बढ़ा देती है। हालांकि भारत के लिए राजनीतिक दांव सीमित है, लेकिन सैद्धांतिक दांव अभी भी ऊंचे हैं। तो ऐसे में भारत को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि ग्लोबल रिएक्शंस क्या थे, यानी ये जो घटना घटित हुई भारत के बारे में मैंने एक एक सारी बातें आपको बता दी, लेकिन ऐसे में जो वैश्विक प्रतिक्रियाएं हैं उसमें अगर देखा जाए तो मिला जुला दिख रहा है। यानी रूस ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे सशस्त्र आक्रामकता का कार्य बताया। वहीं यूरोपीय संघ देखिए बहुत ही मिला जुला, उसने अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करने का आह्वान किया और संयम बरतने का आग्रह किया। वहीं दूसरी ओर चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर चिंता और निंदा व्यक्त की है। तो दोस्तों चिली कहां है? यह भी लैटिन अमेरिकी कंट्री है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, जिसकी राजधानी सैंटियागो है। वहीं पर विश्व का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट आटाकामा डेजर्ट भी स्थित है। तो यह जो है कोलंबिया, वहीं बगल में कोलंबिया भी है, तो वहां के राष्ट्रपति गुस्ताव पेट्रो ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इसके साथ साथ चाइना ने भी अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए हमले की तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया, कड़ी निंदा की है, लेकिन ये मिले जुले संकेत दिखाई देते हैं। अब बात आती है कि वेनेजुएला में अटैक का कुछ और भी कारण हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स, नारकोटिक्स, टेररिज्म, माइग्रेशन तो बहाना है, बात तो कुछ और ही है। तो इसकी चर्चा की जा सकती है कि वेनेजुएला ऑयल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का विपुल भंडार है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की निगाहें वेनेजुएला पर पहले से ही थी। तो यहां पर देख सकते हैं कि वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल का भंडार है, ये पता चल चुका, भी तो ये पता हुआ है, और यह दुनिया में सबसे ज्यादा भंडार है। इसके बावजूद जो उत्पादन है 8 लाख बैरल प्रतिदिन है, जबकि इसका जो चरम उत्पादन था 3.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बहुत कम है। तब ऐसे में इसका दोहन किया जा सकता है, तो ये कम क्यों हो पा रहा है? क्या वेनेजुएला सरकार इस पर नियंत्रण नहीं स्थापित कर पा रही है? तो निश्चित रूप से आप यहां पर एक थ्योरी का हम जिक्र करेंगे, ये अपने भारत से भी इसको टच करने का प्रयास करेंगे। रिसोर्स कर्स थ्योरी इसको कहते हैं, यानी संसाधन अभिशाप सिद्धांत। आप देखोगे जहां पर संसाधन है वह देश पिछड़े हैं, गृह युद्ध से जूझ रहे हैं, या वहां पर कोई सैनिक युद्ध कुछ भी चल रहा है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप,
में ऐसा कौन सा मिनरल जो नहीं पाया जाता, लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ है। अब यही तुलनात्मक अगर हम बात करें तो हमारे भारत में जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तो यह जो राज्य हैं बहुत सारे मिनरल में इनका प्रभुत्व है, लेकिन यहां पर ढेर सारी समस्याएं हैं। गरीब राज्य के अंतर्गत आते हैं। उड़ीसा का कालाहांडी, बोलनगिरी, कोरापुट, केबी के रीजन आप देखते हो कि बहुत ज्यादा गरीबी में लोग रहते हैं, नक्सलिज्म जैसी समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो यहां पर मिनरल है इस तरह की समस्या, इसको कहा जाता है संसाधन अभिशाप सिद्धांत। यानी संसाधन अभिशाप सिद्धांत वह अवधारणा है जिन देशों या क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल है, गैस है, मतलब पेट्रोलियम गैस, हीरा, प्लेटिनम, हाँ, तांबा, अन्य खनिज प्रचुर होता है, प्रचुरता में पाया जाता है, अक्सर आर्थिक विकास, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक स्थिरता में अपेक्षाकृत पिछड़ जाते हैं। यानी हमें अफ्रीका महाद्वीप में ऐसा कौन सा खनिज जो नहीं पाया जाता, लेकिन सबसे पिछड़ा महाद्वीप है आज की डेट में। नाइजीरिया में इतना जो है वहां पर गरीबी है, तेल संपदा के बावजूद वहां पर समस्याएं हैं, गृह युद्ध से वह लड़ता रहता है, गरीबी से लड़ता रहता है। कांगो में क्या नहीं पाया जाता है, कटंगा प्लेटू, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लेकिन वहां भी सरकार में अस्थिरता है, आए दिन वहां गृह युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। लीबिया में आप लोगों ने देखा ही कि वहां का ऑयल, उसको कहते हैं स्वीट ऑयल, वहां कर्नल गद्दाफी का शासन था, अमेरिका ने वहां पर भी गद्दाफी को वहां से हटा करके वहां अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो इस तरह से ये संसाधन अभिशाप सिद्धांत, यह जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरह वेनेजुएला भी क्या है कि तेल पर अत्यधिक निर्भरता हो गई। अब सिर्फ तेल से ही आपका देश नहीं चल सकता, तो ऐसे में विश्व के जो शक्तिशाली देश हैं इस पर पैनी नजर बना के रखते हैं। और दूसरा जो है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू आने जा रहा है वह है मुनरो सिद्धांत। मोनरो सिद्धांत ये 1823 यानी 1823 में यह जो प्रिंसिपल है अमेरिका के राष्ट्रपति मोनरो के द्वारा यह लाया गया था। तो इस सिद्धांत में कहा गया था कि पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फेयर, दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा ग्लोब है, इसमें जो है हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। यानी यह उत्तरी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, या इस तरह से अगर हम बात करें तो यहां पर ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये पूरा पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, यह उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो ये जो मुनरो सिद्धांत है 1823 में, इसमें यह कहा गया है 1823 में यह आया था। तो इस सिद्धांत में कहा गया था कि पश्चिमी गोलार्ध को अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी इसमें लैटिन अमेरिका भी आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका, उत्तर में कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, पनामा, ठीक है, निकारागुआ जो है, अल सल्वाडोर, ये सारे छोटे छोटे देश हैं, और कैरेबियन, क्यूबा, ये सारे देशों पर जो है अमेरिका का बर्दस्त रहेगा। यानी ये सब मोनरो सिद्धांत में यह है कि यह अमेरिका में किसी भी यूरोपीय औपनिवेशिक हस्तक्षेप को रोकता है। यानी इस पश्चिमी गोलार्ध में कोई भी यूरोपीय उपनिवेश या कॉलोनी नहीं बना सकता है, हस्तक्षेप को यह रोकता है। यानी इस पर पूरा जो है निर्णय लेने की क्षमता अमेरिका की होगी। फिर दोस्तों डोनरो सिद्धांत आया। यानी डोनरो जो डॉक्ट्रिन है, नाम से ही है, डोनाल्ड ट्रंप के नाम से, तो ये डोनरो सिद्धांत भी एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज डोनाल्ड ट्रंप के तहत
मोनरो सिद्धांत की नई, यानी जो मोनरो सिद्धांत में क्या था कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर, अब डोनाल्ड ट्रंप इसको और ज्यादा आक्रामक व्याख्या कर रहे हैं, खासकर अपने दूसरे कार्यकाल में। तो इस तरह से यह उन सरकारों के खिलाफ सीधे हस्तक्षेप, यानी राजनीतिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिटेंट, इनको सही ठहराता है, जिन्हें अमेरिकी हितों के लिए दुश्मन माना जाता है। यानी आज निकोलस मादुरो पूरी तरह से देखा जाए वेनेजुएला अमेरिकी हितों के लिए दुश्मन के रूप में था। यही कारण है कि अमेरिका ने अटैक किया। और आपको बता दें कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि उनके तेवर एक अलग तरीके से थे। उन्होंने सीधे यह बोल दिया था कि कनाडा को भी वो अमेरिका में मिला लेंगे। अमेरिका और मैक्सिको के बीच में उन्होंने जो सीमा रेखाएं थी, शांत रेखाएं थी, वहां पर भी उन्होंने आपातकाल लगा दिया। मैक्सिको की खाड़ी को वो अमेरिका की खाड़ी बता रहे हैं। पनामा कैनाल को वो कह रहे हैं कि वह हमारा है, इस पर पूरा हमारा यूज होगा, क्योंकि पनामा जो सिटी देश है उसने विरोध किया इसका। लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं, पनामा कैनाल, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं पनामा कैनाल पर भी अब मेरा अधिकार होगा, क्योंकि उस कैनाल के माध्यम से चाइना वगैरह इंटरफेयर कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, तो अमेरिका चाइना को हटाने के लिए। तो इस तरह से ये डोनरो सिद्धांत या मोनरो सिद्धांत की बात की जाए, 2.0 की बात की जाए, तो चीन का जो बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कार्यक्रम है, तो वह दक्षिण अमेरिका में पनपने नहीं देना चाह रहे हैं। कौन? अमेरिका। तो यह बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का यह काउंटर है। तो यह देख सकते हैं, तो ऊर्जा संसाधनों पर अमेरिका नियंत्रण रखेगा। जैसे इस समय आप देख सकते हैं वेनेजुएला पर उसने नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अभी हम बात करेंगे कि वेनेजुएला का भविष्य क्या होगा। तो दोस्तों, अमेरिका के तत्काल रणनीतिक पश्चिमी गोलार्ध पड़ोस में प्रतिद्वंदियों जैसे चीन, रूस, ईरान का मुकाबला करना, और यहां पर आप देख सकते हैं कि अगला टारगेट कह सकते हैं ईरान भी हो सकता है। इराक का हश्र आप लोगों ने देखा ही होगा, सद्दाम हुसैन का क्या हुआ था। इसी तरह से यहां पर मिस्र में आपने देखा तख्ता पलट हुआ, लीबिया में हुआ, लीबिया की स्वीट ऑयल पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और आज वेनेजुएला की यह स्थिति हो गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो वेनेजुएला का भविष्य अब क्या होगा, यानी व्हाट नेक्स्ट, यानी अब वेनेजुएला का फ्यूचर देखा जाए तो अमेरिका के हाथों में यह है। अब बात आती है कि वेनेजुएला का क्या होगा भविष्य। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे कहा है कि वाशिंगटन वेनेजुएला को तब तक अस्थायी रूप से चलाएगा जब तक कि वेनेजुएला में पूर्ण रूप से शांति बहाली, वहां की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ जाती है, एक सुरक्षित, उचित और समझदारी भरा बदलाव नहीं हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी अमेरिका परस्त किसी राष्ट्राध्यक्ष को वहां पर बैठाएगा वो, जो कि अमेरिका का विरोध ना कर सके। चूंकि ह्यूगो चावेज उस समय राष्ट्रपति बुश हुआ करते थे, सीधे विरोध करते थे, उल्टे पुल्टे शब्दों का प्रयोग ह्यूगो चावेज करते थे, और निकोलस मादुरो भी डोनाल्ड ट्रंप से कहीं भी वो दब नहीं रहे थे। तो अब जो है देखिए, उनका कहना है कि एक सुरक्षित, उचित और समझदारी भरा बदलाव, तो यहां पर ऐसे व्यक्ति की सत्ता वो लाएंगे जो कि अमेरिका के बताए हुए मार्ग पर चले। तो आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इसके साथ साथ उन्होंने विपक्षी नेता मारियो कोरिना मचाडो को यह कहकर खारिज कर दिया, क्योंकि मचाडो भी एक तरह से देखा जाए तो वह थोड़ी एग्रेसिव लीडर, इसीलिए बोला कि आपका समर्थन नहीं है। जबकि उन्होंने एडमंडो गोंजालेज उरुटिया, जिनके बारे में उनकी पार्टी का दावा है कि 24 में चुनाव जीता था, हालांकि उन्हें सत्ता संभालने के लिए कहा गया था, लेकिन
अभी वहां पर अंतरिम राष्ट्रपति एक जो है महिला को बनाया गया है। यह देखते हुए यहां पर चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हीं की घोषणा कर दी थी, तो ट्रंप ने अमेरिकी भूमिका के आर्थिक पहलू पर जोर दिया है। अब देखिए मेन मुद्दा जो अटैक करने का, अमेरिकी तेल कंपनियां यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत करेंगी। तेल को भी निकालेगा कौन? अमेरिकी कंपनियां, उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचेगी। अब भारत को लाभ होने जा रहा है, यानी अब जो है अमेरिका से भारत तेल खरीदेगा अगर हम उसके साथ अच्छा सामंजस्य स्थापित करते हैं, और अमेरिकी लागत वसूल करेंगी। वेनेजुएला के लोगों के साथ जो है अमेरिका रेवेन्यू भी शेयर करेगा। अमेरिका ने वेनेजुएला के लोगों को यह आश्वस्त किया है कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हम नहीं आने देंगे, ठीक है। और इस तरह से यह जो है उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने की संभावना से इनकार नहीं किया है, यानी यहां पर अमेरिकी सैनिक अड्डा भी अमेरिका स्थापित करेगा, और इस तरह से अमेरिका के वेनेजुएला के संसाधनों पर पूरी तरह से अपनी पकड़ को अमेरिका ने बना लिया है। यह आप देख सकते हैं। ऐसे में भारत को बहुत ही सूझबूझ के साथ कदम उठाना चाहिए और देखना चाहिए कि भैया इस समय किसका है व्यवस्था। वेनेजुएला की वो स्थिति नहीं है, उसकी तरफ हम नहीं जा सकते। ऐसे में भारत को अमेरिका के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को, व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है। इसी तरह से इंटरव्यू में आप जवाब दे सकते हैं। अब जो है हमने अभी तक इस पूरे प्रकरण की चर्चा की। अब थोड़ा सा हम लोग इसको ज्योग्राफी थ्रू मैप के तहत इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, यानी यह देख सकते हैं कि वेनेजुएला है कहां। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आप देखिए कि वेनेजुएला ये है, इसकी राजधानी क्या है? काराकस है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस है। और वेनेजुएला किन किन देशों से घिरा हुआ है? तो एक तरफ देख सकते हैं कि ये ब्राजील को स्पर्श करता है, इधर गुयाना को स्पर्श करता है। यहां पर भी बहुत सारे विपुल भंडार हैं। पेट्रोलियम गैस के साथ साथ वेनेजुएला में लोहा, कोयला के भी विपुल भंडार हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो है वेनेजुएला के इधर कोलंबिया स्थित है, यानी वेनेजुएला के पश्चिम में कोलंबिया, पूरब में गुयाना, दक्षिण पूरब में ब्राजील और दक्षिण पश्चिम में कोलंबिया से यह घिरा हुआ है। ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है ना। अब थोड़ा सा और हम इसको प्रिस्क्राइब देख सकते हैं यहां पर। तो ये देख सकते हैं ये जो है ये छोटे छोटे आरूबा, ये देख रहे हैं ना, कारुकाओ, ये सब आइलैंड, तो ये कैरेबियन सागर को भी स्पर्श करता है। इट इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। क्या है? ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, यानी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज माउंट, कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला में ढेर सारे वॉल्केनिक माउंटेन हैं। इसको मानचित्र में पूरा एटलस आप जब खोलोगे दिखेगा। माउंट कोटोपैक्सी, चिम्बराजो, ओदिस डेल सेलाडो, अकांकागुआ, ये उत्तर से दक्षिण चोटियों को लगाना सीखिए। तो वेनेजुएला में भी यह आप देख सकते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला स्पर्श करती है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ओर्निको नदी बहती है। ओर्निको नदी बेसिन यहाँ के जो घास के मैदान है, जैसे ब्राजील में कैंपोस कहते हैं,
सेल्वास के जंगल, उसी तरह से वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। यानी यहाँ के जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैं उन्हें हम लानोस कहते हैं, यह याद रखेंगे। दोस्तों वेनेजुएला विश्व सुंदरियों यानी मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स सबसे ज्यादा यहां से विश्व सुंदरियां निकली है। और दोस्तों ऑर्निको की जो सहायक नदी है कायरो नदी, कोरोनी नदी, इसी पर वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल सुना होगा, एंजल जलप्रपात कहां है? वेनेजुएला में ही स्थित है। ये देख सकते हैं अल्टामा नेशनल पार्क, यानी यहां पर ढेर सारी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और दोस्तों यहां पर आप लोग देख रहे होंगे लेक माराकाइबो। ये जो माराकाइबो लेक है विश्व की सबसे बड़ी यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्शन में निर्मित झील है, यानी पेट्रोलियम उत्पादक झील है। क्या नाम है? माराकाइबो लेक, यानी विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम उत्पादक झील भी कहां पर है? ये देख रहे हैं ना, गल्फ ऑफ वेनेजुएला। यह है, इस लेक का नाम है लेक माराकाइबो। याद रखेंगे, माराकाइबो लेक का नाम है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ लेक वैलेंसिया भी इंपॉर्टेंट लेक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और यहां पर देख सकते हैं माउंट टॉरिन क्वायर 2595 मीटर ऊंचा है। इसी तरह से यहां पर देखिए मॉरिशा नेशनल पार्क है। यहां देखिए बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, बहुत सारी नदियां हैं, और यहां पर ढेर सारे जातीय समूह भी पाए जाते हैं। मेस्टीजो, मुलाटो सुना होगा, तो यहाँ मेस्टीजो बहुत पाए जाते हैं। और यह देख सकते हैं कि यह अटलांटिक महासागर के तट पर है, यह गल्फ ऑफ पारिया, इसे भी ध्यान रखेंगे। और इस तरह से ब्राजील, तो यहां पर मेन मेन पॉइंट याद रखेंगे कि यहाँ के घास के मैदान को लानोस कहते हैं, ऑर्निको नदी बेसिन है। इसकी सहायक नदी कोरोनी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसे हम एंजिल जलप्रपात कहते हैं। यहाँ की लेक्स लेक वैलेंसिया एंड लेक मराकाइबो विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम उत्पादक झील है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और इस तरह से यह किन किन देशों से घिरा हुआ है? तो पश्चिम में कोलंबिया, दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण में ब्राजील, पूरब में गुयाना से यह घिरा हुआ है, और इसके उत्तर में अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सी, यह पर देख सकते हैं ट्रिनिडाद टोबैगो, ग्रेनेडा, सेंट वेनिस, ये सब आइलैंड कंट्रीज हैं, ये सब कैरेबियन कंट्रीज हैं, कैरेबियन सागर है, तो इसके तट पर स्थित है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने वेनेजुएला संकट यानी अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला, जो हमने अमेरिका ने यहां पर अटैक करके अमेरिका के राष्ट्रपति, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। और इस घटना से पूरा विश्व हतप्रभ है, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भारत के संदर्भ में भी मैंने बता दिया, और संसाधन अभिशाप सिद्धांत को भी बताया आपको, मुनरो सिद्धांत बताया, डोनरो सिद्धांत को भी बताया। इस तरह से ये सारी चीजों को मैंने डिस्कस कर दिया, जो कि आपके आगामी बीपीएससी के इंटरव्यू में किसी भी तरीके का प्रश्न इससे पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसका उत्तर दे लोगे। इसके साथ साथ आगामी मेंस की परीक्षा और अन्य स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इवन यूपीएससी में भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो बहुत ही अच्छा लगा, आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो ऐसे में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों हमारा ये चैनल लगातार आप लोगों के लिए ढेर सारे कार्यक्रम ला रहा है।
करंट अफेयर्स के एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, चाहे वह स्टेट सर्विसेज हो, चाहे यूपीएससी हो। लगातार हमारी टीम के द्वारा इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियो डाले जा रहे हैं। तो ऐसे में यह वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे, ऐसे में बेल आइकॉन, प्रेस बटन बेल आइकॉन, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड कमेंट में और भी बताएं कि इसमें और हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो आपका कमेंट हमारे लिए यह बहुत ही कह सकते हैं कि अवार्ड के रूप में होता है। तो इसे जरूर आप लोग करें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जो रिमोट एरियाज में बैठे हैं वह भी इसका लाभ ले सके। तो यहीं पर अब इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। थैंक यू।